गुलामों की मालकिन पार्ट 5। दरबार में सन्नाटा अब थोड़ा हल्का हुआ, लेकिन वेदिका की उपस्थिति अभी भी एक भयानक शक्ति की तरह छाई हुई थी। वो अपने सिंहासन पर शाही ठाठ के साथ बैठी थी। उसके लेदर के वस्त्र और जूतों की चमक उसके क्रूर अधिकार का प्रतीक थी। अचालानंद अभी भी जमीन पर पड़ा था। उसका शरीर जंजीरों में जकड़ा, सिर लहूलुहान और सांसें कमजोर पड़ चुकी थीं। उसके घावों से रिसता खून फर्श पर सूख चुका था और उसकी आंखें थकान और दर्द से भरी थीं। वेदिका ने अपनी ठुड्डी ऊंची की और अपने सेवकों की ओर देखा, जो दरबार के कोनों में सिर झुकाए खड़े थे। उसने अपनी ठंडी, सख्त आवाज में आदेश दिया, सेवकों, अचालानंद को उठाओ और उसे ले जाओ। उसे जो कुछ भी चाहिए, भोजन, दवा या कोई अन्य सुविधा, उसे प्रदान करो। उसे हर चीज उपलब्ध कराओ जो वह मांगता है, ताकि वह मेरी इच्छा को पूरा करने के लिए तैयार हो सके। उसकी आवाज में एक अजीब संतुलन था, एक ओर दया और दूसरी ओर सख्ती, जो उसके नियंत्रण को दर्शाती थी। सेवकों ने तुरंत हरकत में आए। 2 दास आगे बढ़े और अचालानंद की जंजीरों को पकड़कर उसे धीरे से उठाया। उसका शरीर भारी था और वह ठीक से खड़ा नहीं हो पा रहा था, लेकिन उन्होंने उसे सहारा देकर बाहर ले जाने लगे। उसकी जंजीरें खनक रही थीं और उसके पैर फर्श पर घिसट रहे थे, लेकिन वह चुपचाप था, जैसे वह वेदिका की कृपा को स्वीकार कर चुका हो। वेदिका ने अपनी नज़र फिर अचालानंद की ओर मोड़ी। उसने अपने दाहिने जूते को फर्श पर जोर से पटका, जिससे लोहे के नाखूनों की खटखट गूंज उठी और फर्श पर एक छोटा सा निशान पड़ गया। उसने अपनी ठंडी, धमकी भरी आवाज में कहा, अचालानंद, सुन ले। अगर तू मेरी इस इच्छा को पूरा करने में सफल नहीं हुआ या मेरे संसाधनों का दुरुपयोग किया, तो मैं तुझे और कठोर सजा दूंगी और तेरी चीखें मेरे दरबार में गूंजती रहेंगी। यह मेरी आखिरी चेतावनी है, मेरी शक्ति को मत आजमाना। उसकी आवाज में एक भयानक संकल्प था और उसने अपने जूते को फिर से फर्श पर हल्का सा मारा, जैसे वह अपनी बात को बल दे रही हो। अचालानंद ने कमजोर स्वर में सिर हिलाया, उसकी आंखें नीचे की ओर थीं। स्वामिनी जी, मैं कोशिश करूंगा, मैं आपकी इच्छा पूरी करूंगा, उसने फुसफुसाया। उसकी आवाज दर्द और भय से भरी थी। सेवकों ने उसे बाहर ले जाना शुरू कर दिया और उसकी जंजीरों की खनखनाहट धीरे धीरे दूर होती गई। वेदिका अपने सिंहासन पर वापस आराम से बैठ गई। उसने अपनी ठुड्डी को ऊंचा किया और अपनी उंगलियों को हल्के